नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने रस सिद्धांत की शुरुआत की। हमने जाना रस क्या है, रस सिद्धांत के प्रस्तोता आचार्य कौन है, रस सूत्र क्या है, रस के विभिन्न अवयव कौन कौन से हैं और प्रमुख 9 रस कौन कौन से हैं, उनके क्या उदाहरण हैं, उनकी क्या विशेषताएं, इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की। आज का जो हमारा विषय है वो है रस निष्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, इन पे आज हम बात करेंगे। भरत मुनि जिन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस सूत्र दिया और रस सूत्र की उन्होंने अपने हिसाब से रस निष्पत्ति की जो बात की, उसके बाद बहुत सारे आचार्य आए। उन आचार्यों ने इस रस सूत्र की अपने अपने हिसाब से व्याख्या की है। उन्हीं व्याख्याकारों में से 4 प्रमुख व्याख्याकार हुए, जिनमें भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त, ये 4 प्रमुख नाम हैं जिन्होंने अपने अपने मत रस निष्पत्ति के संदर्भ में दिए। इन्हीं को हम रस निष्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों के नाम से जानते हैं। एक एक कर इनके ऊपर विचार करेंगे। पहला जो है उलट, इनका जो सिद्धांत है वो कहलाता है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। दूसरे जो हैं आचार्य शंकुक, इनका जो सिद्धांत है वो कहलाता है अनुमितिवाद। तीसरे जो हैं भट्टनायक, इनका कहलाता भुक्तिवाद या भोगवाद। और अंतिम और जो सबसे उपयुक्त सिद्धांत है रस निष्पत्ति का वो है अभिव्यक्तिवाद, जो कि अभिनव गुप्त के द्वारा दिया गया। एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। पहला जो सिद्धांत है वो है भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद, या जिसको मैंने बताया था कि आरोपवाद का नाम भी दिया जाता है। इसके जो प्रस्तोता हैं आचार्य वो हैं भट्टलोलट, और इन्होंने रस की निष्पत्ति की बात नहीं की, रस की उत्पत्ति की इन्होंने बात की है। ये कहते हैं कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से स्थायी भाव परिपुष्ट होकर रस का रूप धारण करते हैं और रस की उत्पत्ति होती है। ये रस की उत्पत्ति की बात करते हैं, रस की निष्पत्ति की बात नहीं करते हैं। ठीक है। भट्टलोलट के अनुसार रस की जो मूल उत्पत्ति है वो अनुकार्य में होती है। अभी अनुकार्य को समझना थोड़ा सा। कोई भी काव्य है, कोई भी नाटक है, खासतौर से हम बात कर रहे हैं नाटक के संदर्भ में, क्योंकि भरत मुनि ने नाटक के संदर्भ में ही रस सिद्धांत दिया था और उसी की इन्होंने व्याख्या की है। तो अगर हम नाटक के संदर्भ में बात करें तो जो पात्र हैं, जो किसी मूल पात्र, जैसे हम बात करें कि रामायण की बात है, रामायण का जब अभिनय किया जाता है तो कुछ पात्र राम बनते हैं, कुछ रावण बनते हैं, कोई सीता बनता है ना। तो मूल पात्र जो होंगे वो हैं जो रामायण के मुख्य पात्र थे, जैसे राम हो गया, रावण हो गया, सीता हो गई। तो वो जो हैं वो हैं अनुकार्य। राम, रावण, सीता, कुंभकर्ण, विभीषण, ये सारे अनुकार्य हैं। और जो नाटक में उनका अभिनय करते हैं उनको कहते हैं अनुकर्ता या नट। नट भी कहा जाता है उनको। मुख्य रूप से काव्य शास्त्र में आपको अनुकर्ता नाम पढ़ने को मिलेगा, उन्हें कहेंगे अनुकर्ता। एक होता है दर्शक, जो देखने वाले हैं नाटक को, वो दर्शक होते हैं। तो इस संदर्भ में आप समझे इस चीज को कि भट्टलोलट के अनुसार रस की जो मूल स्थिति है या रस की जो मूल उत्पत्ति है वो किस में होती है? अनुकार्य में होती है, मूल पात्र में होती है। और जो पात्र हैं या जो अनुकार्य हैं, यहाँ पे बात हो रही है अनुकर्ता की। पात्र जो है वो है अनुकर्ता, नट जो उसका अभिनय कर रहा है, उसमें रस की जो उत्पत्ति है, रस की स्थिति है, वो गौण होती है, बहुत नगण्य होती है। सहृदय में रस की निष्पत्ति नहीं होती, बल्कि वो क्या करता है? अनुकर्ता नट, अर्थात जो मूल पात्र का अभिनय कर रहा है उसमें अनुकार्य का, अर्थात मूल पात्र का आरोप करके रस का अनुभव करता है। फिर से समझना एक बार। राम, रावण, सीता इत्यादि का अभिनय कुछ पात्र कर रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं अनुकर्ता, और राम, सीता आदि जो हैं उनको हम कह रहे हैं अनुकार्य। तो रस की
भट्टलोलट कहते हैं कि रस की जो मूल स्थिति है वो राम सीता आदि मूल पात्रों में होती है। जो अनुकर्ता हैं, जो पात्र हैं, जो अभिनय कर रहे हैं, उनके अंदर रस की स्थिति नहीं होती है, रस की स्थिति गौण होती है। तो फिर बात ये आती है कि जो दर्शक हैं, जो उस नाटक को देख रहे हैं, उनको फिर आनंद कैसे आता है? तो उनको आनंद आता है कि वो अनुकर्ता या जो कि अभिनय कर रहे हैं, उन अभिनयकर्ता में मूल पात्र की छवि देखते हैं, उसका आरोप कर लेते हैं। वो ये समझते हैं कि यही राम है, यही सीता है, यही रावण है। तो उस आधार पर वो मूल पात्र का उनके ऊपर आरोप कर लेते हैं और उसी के आधार पर रस की प्राप्ति करते हैं और आनंद की प्राप्ति उनको होती है। इस तरह से उन्होंने उत्पत्तिवाद के आधार पर या आरोपवाद के आधार पर रस सूत्र की व्याख्या की है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अगला जो सिद्धांत है वो है अनुमितिवाद, जिसके प्रस्तोता आचार्य जो हैं, प्रतिपादक हैं, वो हैं आचार्य शंकुक। शंकुक कहते हैं कि रस की ना तो उत्पत्ति होती है, बल्कि क्या होता है, दर्शक अभिनय को देख के पात्र के भावों का अनुमान लगा लेता है या अनुमिति कर लेता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है, एक दीवार पे घोड़े का चित्र बना हुआ है, उस घोड़े के चित्र को देखकर हमको ऐसा लगता है कि ये घोड़ा ही है। वैसे ही अभिनेता के अभिनय को देख के दर्शक को या सहृदय को ऐसा लगता है कि यही मूल पात्र है। जैसे मैंने पिछले भट्टनायक में बताया था कि राम और रावण का उदाहरण दिया था, तो उनको अनुकर्ता जो हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि यही मूल पात्र हैं, यही राम है, यही रावण है, यही सीता है। इसलिए उनको इसका अनुमान हो जाता है और रस की प्राप्ति होती है। शंकुक के अनुसार रस की जो मूल स्थिति है वो अनुकार्य में है, पात्र या अनुकर्ता में नहीं होती। सहृदय में रस की गौण स्थिति होती है। देखो, इन्होंने थोड़ा सा अलग कहा है। रस की जो मूल स्थिति है वो इन्होंने बताई है अनुकार्य में, जबकि भट्टनायक ने भी अनुकार्य में बताई थी। पात्र या अनुकर्ता जो है उसमें स्थिति इन्होंने नहीं बताई, उन्होंने भी नहीं बताई, गौण मात्रा में बताई है बिल्कुल। लेकिन सर्वप्रथम जो सहृदय के हृदय में रस की जो उत्पत्ति की या रस की अनुमिति की जो बात करते हैं वो है आचार्य शंकुक। ये कहते हैं कि सहृदय में रस की स्थिति होती है लेकिन गौण होती है। ये अभिनय को देखकर पात्रों के भाव का अनुमान करके रस की प्राप्ति करता है। ठीक है, ये बात कही है आचार्य शंकुक ने। कुल मिला के सहृदय में रस की स्थिति को सर्वप्रथम जो स्थान दिया है वो दिया है शंकुक ने। आगे जब आप भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करेंगे उस समय आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सहृदय में या पाठक के अंतर्गत या दर्शक के मन के अंतर्गत रस की स्थिति की सर्वप्रथम विवेचना किसने की है या किसने माना है। सहृदय के हृदय में रस की उत्पत्ति को सर्वप्रथम शंकुक ने माना है। ठीक है, उनके अनुसार अभिनेता अनुकर्ता वास्तव में राम या सीता नहीं है, लेकिन अपने अभिनय के द्वारा राम के शोक या सीता के प्रेम को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि दर्शक अनुकर्ता को ही राम का स्वरूप मान लेता है या उसके अंतर राम के स्वरूप का अनुमान कर लेता है, अनुमिति कर लेता है। और इसी के आधार पर ये जो सिद्धांत है इसको नाम दिया गया है अनुमितिवाद। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। तीसरा और जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो आता है भुक्तिवाद या भोगवाद, जैसा मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, भोगवाद। प्रतिपादक आचार्य हैं भट्टनायक। इन्होंने 3 काव्य व्यापारों का उल्लेख किया है। पहला है अभिधा व्यापार, दूसरा है भावगत व्यापार और तीसरा है भोजगत व्यापार। ये कहते हैं कि रस की ना तो उत्पत्ति होती है ना अनुमिति होती है। उत्पत्ति किसने बात की सबसे पहले? भट्टलोलट ने।
उसके बाद अनुमिति की बात किसने की है? आचार्य शंकुक ने। तो ये कहते हैं रस की ना तो उत्पत्ति होती है ना अनुमिति होती है, बल्कि रस की तो भुक्ति होती है या भोग होता है। उन्होंने रस की स्थिति अनुकार्य, अनुकर्ता व सामाजिक तीनों में मानी है। यहाँ पे बदला हुआ है, देखो इसको आप याद करते चलना। तीनों में अंतर स्पष्ट, जब आप लिखते हैं तो अंतर स्पष्ट दिखाई देना चाहिए कि तीनों में क्या अंतर है, तीनों सिद्धांतों में। तो यहाँ पे मुख्य जो अंतर है वो रस की स्थिति का ही है। यहाँ पे जो रस की स्थिति है अनुकार्य मतलब मूल पात्र, अनुकर्ता जो उसका अभिनय कर रहे हैं उसमें, और सामाजिक सहृदय या दर्शक जो उसको देख रहे हैं, जो उसको पढ़ रहे हैं, तीनों में मानी है। लेकिन रस का जो मूल स्थान है वो उन्होंने माना है सहृदय के चित्त को, दर्शक के चित्त को, सामाजिक के चित्त को। चित्त अर्थात मन या हृदय। तो यहाँ पे मूल स्थिति इन्होंने मानी है सहृदय का चित्त, हालांकि रस की स्थिति को इन्होंने तीनों में ही माना है। इनके अनुसार सर्वप्रथम अभिधा व्यापार के द्वारा काव्य का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। उसके पश्चात भावकत्व व्यापार के द्वारा विभाव आदि का साधारणीकरण होता है, और भोजकत्व व्यापार के द्वारा सहृदय रस का आस्वादन करता है, रस की प्राप्ति करता है, रस की भुक्ति करता है या रस का भोग करता है। जब भी आप उत्तर लिखेंगे तो भट्टनायक अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें भुक्ति शब्द का प्रयोग करें या भोग शब्द का प्रयोग करें। शंकुक का जब लिख रहे हैं तो अनुमिति या अनुमान का प्रयोग करें। जब भट्टलोलट की बात कर रहे हैं तो उत्पत्ति या आरोप शब्द का प्रयोग करें। उससे आपका उत्तर गलत नहीं होगा। ठीक है। सबसे पहले साधारणीकरण की जो अवधारणा है भट्टनायक के द्वारा ही दी गई है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न सैकड़ों बार पूछा जा चुका है कि साधारणीकरण की अवधारणा के जनक किसे माना जाता है, तो इसका सही उत्तर है भट्टनायक। चौथा और अंतिम जो रस निष्पत्ति का सिद्धांत है वो है अभिव्यक्तिवाद, और जिसके प्रस्तोता आचार्य हैं अभिनव गुप्त। रस सिद्धांत का सर्वाधिक प्रभावशाली और परिपक्व विवेचन किया जाता है अभिनव गुप्त के द्वारा, जो कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि सबसे जो मान्य सिद्धांत है या रस निष्पत्ति की जो सबसे अच्छी व्याख्या जो करता है वो करता है अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त के अनुसार रस की ना तो उत्पत्ति होती है ना अनुमिति होती है, बल्कि रस की अभिव्यक्ति होती है। सहृदय के हृदय में पहले से विद्यमान स्थायी भाव अभिव्यक्त हो जाते हैं। ठीक है, ये अभिव्यक्ति की बात करते हैं। उन्होंने रस को किससे जोड़ा है? अभिव्यक्ति से जोड़ा है। उनके अनुसार सहृदय के चित्त में स्थायी भावों के उनके अनुसार सहृदय के चित्त में स्थायी भाव संस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव इन्हें अभिव्यक्ति देते हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के बिना देखो रस की निष्पत्ति, उत्पत्ति, भुक्ति, भोग कुछ भी समझ लो वो संभव नहीं है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जब मिल जाते हैं किसके साथ? स्थायी भाव के साथ, उसके बाद ही रस की उत्पत्ति और निष्पत्ति होती है या अभिव्यक्ति होती है। रस की प्रक्रिया में साधारणीकरण जो है अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। उन्होंने साधारणीकरण जो है जिसके प्रस्तुत आचार्य मैंने कौन बताया? भट्टनायक। इसकी इन्होंने वैज्ञानिक व्याख्या की है। किसने? अभिनव गुप्त ने। साधारणीकरण के कारण सहृदय व्यक्तिगत सीमाओं से ऊपर उठकर रस का अलौकिक आनंद प्राप्त करता है। साधारणीकरण क्या है, किस तरह से होता है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके बाद, लेकिन अभी आप इतना ही समझो कि यहाँ पे साधारणीकरण को भी इन्होंने स्थान दिया है। हालांकि भट्टनायक का जो भोजकत्व व्यापार है और भावकत्व व्यापार है उसको इन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो साधारणीकरण की अवधारणा जो प्रस्तुत की थी उसको ये स्वीकार भी करते हैं और साथ ही साथ उसकी बाद में वैज्ञानिक व्याख्या भी प्रस्तुत करते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में रस निष्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, यही है अभिव्यक्तिवाद, जो कि किसके द्वारा दिया गया है? अभिनव गुप्त के द्वारा। ठीक है। अभी मैंने बात की थी कि साधारणीकरण की अवधारणा के ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे, तो देख लेते हैं।
रस सिद्धांत में साधारणीकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, किसी भी पाठक को, सहृदय को, सामाजिक को, या उसको काव्य शास्त्र में एक नाम और दिया जाता है प्रमाता, इनको किसी भी काव्य को पढ़ के, किसी भी साहित्य को पढ़ के जो आनंद की अनुभूति होती है वो क्यों होती है। किसी एक, चलो हम बात करते हैं, कोई नाटक लिखा गया है, कोई कहानी लिखी गई, उसमें कुछ पात्र हैं, उनके खुद के सुख दुख हैं, उनके सुख दुख का अनुभव हम अपने अंदर कैसे महसूस करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई फिल्म चलती है, उसमें अगर जो नायक है फिल्म का, हीरो है, अगर वो दुख की स्थिति में है, वो रोता है, तो हमको भी ऐसा लगता है अंदर से कि हाँ यार इसके साथ गलत हो रहा है, और हमारे भी कहीं ना कहीं अंदर में मन हमारा कचोटता है कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम खुद एक बार बचपन में तो कई बार ऐसा होता था कि हम रोना शुरू कर देते थे, तो उनका जो दुख था हमारा दुख बन जाता है। वही साधारणीकरण है। उसकी प्रक्रिया क्या है उसको धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए साधारणीकरण का अर्थ क्या है। साधारणीकरण का अर्थ है साधारण या सामान्य बनाना। कैसे? काव्य शास्त्रीय अर्थ में इसका आशय है कि काव्य में चित्रित पात्रों के व्यक्तिगत भाव अपनी व्यक्तिगत सीमाओं, ममत्व, परत्व, राग द्वेष से मुक्त होकर सहृदय के लिए सामान्य एवं सार्वजनीन भाव का रूप धारण कर लेते हैं। अर्थात काव्य में वर्णित पात्रों के व्यक्तिगत भावों का जनसाधारण पाठक या सहृदय के भाव बन जाना ही साधारणीकरण है। इसको आप याद कर लेंगे कि काव्य में वर्णित पात्रों के जो व्यक्तिगत भाव हैं, उनका जनसाधारण के या पाठक के या सहृदय के भाव बन जाना ही साधारणीकरण है। मतलब वो जो पात्र जो काव्य के अंतर्गत वर्णित हैं, वो भाव उनके ना रहकर उनको जो पढ़ने वाले पाठक हैं, सहृदय हैं, वो भाव उनके भी भाव बन जाएं, तब वो स्थिति जो होती है वो साधारणीकरण की स्थिति होती है। उदाहरण से समझते हैं, देखो किस तरह से। मान लीजिए राम का सीता से वियोग हो गया, राम सीता को छोड़कर चले जाते हैं। मान लो राम का दुख व्यक्तिगत दुख है, राम दुखी है उससे, लेकिन जब राम के वियोग का वर्णन किसी काव्य नाटक में किया जाता है, किसी कहानी के माध्यम से या किसी नाटक के माध्यम से किया जाता है, तो पाठक या दर्शक को पता है कि वह राम नहीं है, फिर भी उसको राम के दुख में दुख अनुभव होता है, सीता के दुख में दुख अनुभव होता है, जबकि उनका सीता से राम के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। फिर भी राम के वियोग को देखकर उनके भीतर वियोग और शोक की जो अनुभूति होती है, वो जो होती है साधारणीकरण के माध्यम से ही होती है। दर्शक यह नहीं सोचता कि वह केवल राम का दुख है, वो उसे अपना दुख समझता है। ठीक है, और यही जो स्थिति है, ये जो प्रक्रिया है, वो कहलाती है साधारणीकरण। इसको आप अपने शब्दों में और थोड़ा सा अच्छी तरह लिख देना। ऊपर मैंने बताया था कि साधारणीकरण की जो अवधारणा है वो प्रस्तुत की जाती है भट्टनायक के द्वारा। भट्टनायक का साधारणीकरण के संबंध में क्या विचार हैं, 2-3 पंक्तियों में जान लेते हैं। भट्टनायक ने रस निष्पत्ति की व्याख्या करते हुए 3 काव्य व्यापार बताए थे। मैंने 3 काव्य शक्तियां बताई थी। कौन कौन सा? अभिधा व्यापार, भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार। बात की थी अपन ने, ऊपर समझाया भी था। बताया था मैंने कि सबसे पहले काव्य जो लिखा जाता है, उस काव्य को पढ़कर पाठक या सहृदय अभिधा व्यापार के द्वारा उसका सामान्य अर्थ ग्रहण करता है। उसके बाद फिर भोजकत्व व्यापार के द्वारा साधारणीकरण के माध्यम से उसका भावकत्व का व्यापार होता है, और उस भावकत्व व्यापार के बाद फिर उसको रस के रूप में उसका भोग करता है। इनमें भावकत्व का संबंध जो है वो साधारणीकरण से है। भावकत्व शक्ति के द्वारा काव्य में प्रस्तुत विभाव, अनुभाव और संचारी भाव व्यक्तिगत सीमाओं से मुक्त होकर साधारणीकृत हो जाते हैं, और इसके बाद भोजकत्व के माध्यम से सहृदय उन साधारणीकृत भावों का रस के रूप में आस्वादन करता है, या रस के रूप में उन्हें ग्रहण करता है, या उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार भट्टनायक ने यहाँ क्या कहा है, सरल शब्दों में हम समझें तो व्यक्तिगत भावों का साधारणीकरण हो जाना ही रस का आस्वादन प्रदान करता है।
या व्यक्तिगत भावों का जब साधारणीकरण हो जाता है तो रस की क्या होती है, भटनायक की बात कर रहा हूं, भुक्ति होती है या रस का भोग होता है। साधारणीकरण के संबंध में अभिनव गुप्त के क्या मत हैं? अभिनव गुप्त ने साधारणीकरण की अवधारणाओं को और अधिक स्पष्ट किया। ऊपर मैंने बताया था कि उसकी वैज्ञानिक व्याख्या इन्होंने प्रस्तुत की है। उनके अनुसार प्रत्येक सहृदय के हृदय में विभिन्न स्थायी भाव जो हैं संस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं। जब वह काव्य नाटक में विभाव, अनुभाव और संचारी भावों को देखता है तो उसके भीतर विद्यमान स्थायी भाव जागृत होकर अभिव्यक्त हो जाते हैं। बात कर रहे हैं अभिनव गुप्त की, उनका जो सिद्धांत है वो है अभिव्यक्तिवाद। तो यहाँ पे ना हम उत्पत्ति की बात करेंगे, ना हम निष्पत्ति की बात करेंगे, ना हम अनुमिति की बात करेंगे, हम बात करेंगे अभिव्यक्ति की। तो स्थायी भाव जागृत होकर अभिव्यक्त हो जाते हैं। रसास्वादन के समय सहृदय क्या स्थिति है? पात्र के व्यक्तिगत संबंधों को भूल जाता है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ जाता है और प्रस्तुत भाव जो हैं उसके स्वयं के भाव नहीं रहते बल्कि जनसाधारण के, सहृदय के, पाठक के भाव बन जाते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया साधारणीकरण कहलाती है। साधारणीकरण का महत्व क्या है? क्यों साधारणीकरण जरूरी है? साधारणीकरण के कारण ही काव्य का भाव केवल कवि या पात्र तक सीमित नहीं रहता बल्कि सहृदय पाठक का भी अनुभव बन जाता है। इसके प्रमुख महत्व हैं, यह रसास्वादन को संभव बनाता है, व्यक्तिगत भावों को सार्वजनीन बनाता है, साधारण बनाता है, सहृदय को व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठाता है, काव्य के भावों को मानवीय और सार्वभौम बनाता है। यह स्पष्ट करता है कि दुखद प्रसंग भी काव्य में आनंद प्रदान कर सकते हैं। ये साधारणीकरण का महत्व है। अगर साधारणीकरण से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप सबसे पहले साधारणीकरण की परिभाषा लिखेंगे, फिर भटनायक के अनुसार साधारणीकरण क्या है और साथ में ये लिखेंगे कि साधारणीकरण के प्रस्तोताचार्य कौन है, भटनायक हैं। फिर साधारणीकरण की वैज्ञानिक व्याख्या किसने की, अभिनव गुप्त ने की। अभिनव गुप्त के बारे में लिखेंगे, उनके अनुमति सिद्धांत के साथ साधारणीकरण की व्याख्या करेंगे और उसके बाद साधारणीकरण का क्या महत्व है वो मैंने बताया, 4-5 बिंदु हैं, इसके आधार पर उनके महत्व की चर्चा करेंगे। एक अंतिम बिंदु और है कि रस का स्वरूप क्या है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि रस के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए तो ये कुछ बिंदु हैं, इन बिंदुओं के आधार पर आप रस के स्वरूप की व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ बिंदु मात्र दिए हैं, आप इनको थोड़ा सा विस्तृत रूप में लिखेंगे तो आपका उत्तर संतुलित हो जाएगा। रस के स्वरूप के अंतर्गत हम देखते हैं कि सत्व गुण का उद्रेक होता है। रस की जब स्थिति उत्पन्न होती है उस समय सत्व गुण का, बाकी जो खराब गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, वो सारे नष्ट हो जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक होता है, सत्व गुण की उत्पत्ति होती है। रस अखंड है, रस स्वप्रकाशमान है, रस चिन्मय है, रस वेदांत स्पर्श शून्य है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है, रस की सत्ता अलौकिक है, रसास्वादन केवल सहृदय ही कर सकता है और रस अपने स्वरूप से अभिन्न है। ये 8-9 बिंदु हैं, इन बिंदुओं को आप याद करें और इन बिंदुओं के आधार पर रस के स्वरूप को स्पष्ट करें। कुछ चीज़ें हैं इसमें मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। रस की सत्ता अलौकिक है, इसका अर्थ आप समझें कि पाठक या सहृदय जब किसी काव्य को पढ़कर आनंद की अनुभूति करता है उस समय उसका आनंद, उसका जो चित्त है वो ऐसी स्थिति में होता है, उसको जो आनंद की प्राप्ति होती है वो आनंद जो लौकिक आनंद है उस लौकिक आनंद से परे अलौकिक आनंद की श्रेणी में आता है। उसको हम लौकिक आनंद नहीं कह सकते। जो अलौकिक आनंद है उस श्रेणी का भी जो आनंद है रस का आनंद है। ब्रह्मानंद सहोदर, रस जो है ब्रह्मानंद सहोदर है। ब्रह्मानंद जो है सर्वोच्च एक तरह का अनुभव है, आनंद है। उस आनंद के समतुल्य रस का जो आनंद है उसको बताया गया है।
तो इन बिंदुओं को आप याद कर लेना। इन बिंदुओं के आधार पर रस के स्वरूप की विवेचना आप अपने उत्तर में करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको रस सिद्धांत, रस का स्वरूप, रस निष्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत जो व्याख्याकारों ने दिए हैं आपको स्पष्ट हुए होंगे। अगर आपको फिर भी इसमें कोई समस्या है, कोई बिंदु आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे वीडियो के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।